हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज का इस वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पूरा ओजोन के कॉन्सेप्ट, ओजोन होल के बारे में स्टडी करेंगे। एक वीडियो में हम पूरे ओजोन की मिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर हमारा जो अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर वेरियस लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, वेरियस लेयर है। सिमिलरली वैसे एक लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहता है। मतलब मैं लिख दे रहा हूं, ओजोन लेयर कहां रहता है? ओजोन लेयर स्टेज इन द स्ट्रेटोस्फियर। इज कहां पर? इज सिचुएटेड एट द स्ट्रेटोस्फियर। ये अच्छे से याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर that contains high concentration of ozone, that contains high concentration of ozone। मतलब स्ट्रेटोस्फियर का वो लेयर जहां पर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन का हमारा फॉर्मूला है, ओजोन का जो फॉर्मूला है दैट इज O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होकर बनता है O3, ओजोन मॉलिक्यूल्स। और ये कहां पर रहता है? स्ट्रेटोस्फियर में। सो इसका काम क्या है? ये तो हमारा अर्थ सरफेस है। ये अगर हमारा अर्थ है, ये हमारा अगर अर्थ है, तो ये अगर हम लोग का ओजोन लेयर है, ये अगर हम लोग का ओजोन लेयर है, तो सन से जो हार्मफुल यूवी लाइट आता है, सन से जो हार्मफुल यूवी लाइट आता है वो क्या होता है? हार्मफुल यूवी लाइट इधर आके लगता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना भी यूवी लाइट आता है रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब अर्थ सरफेस पे नहीं घुसता है। जितना हार्मफुल यूवी लाइट है वो अर्थ सरफेस पे नहीं घुसता है। और ये यूवी लाइट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, सबके लिए यूवी लाइट से स्किन कैंसर हो सकता है, पेड़ पौधे डैमेज हो सकता है। यूवी लाइट इज वेरी हार्मफुल क्योंकि एक्सपोजर टू यूवी लाइट कॉजेज वेरी डिजीजेस फॉर ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूवी लाइट बहुत हार्मफुल है। सो ओजोन लेयर हमारा अर्थ को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है उसका रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए, एक ओजोन लेयर या ओजोन का फॉर्मेशन क्या है, पहले एक चीज लिख देते हैं हम लोग। यूवी लाइट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट का एनर्जी हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, दैट इज एच न्यू। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का एनर्जी है एच न्यू। और ओजोन कैसे क्रिएट होता है? देखिए, ओजोन क्रिएट होने का फॉर्मूला है ये O3। ये है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम। कैसे होता है हम अभी देखते हैं। क्या रिएक्शन टेक प्लेस होता है? क्या रिएक्शन इन ओजोन लेयर, क्या रिएक्शन होता है हम अभी ये देखना पड़ेगा। क्या रिएक्शन होता है? सो हमारा ओजोन लेयर में क्या प्रेजेंट है? ओजोन प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट है, ओजोन। इसके ऊपर जब एक यूवी लाइट आके गिरेगा, ओजोन लेयर में जब यूवी लाइट आके गिरेगा, मतलब क्या है? प्लस एच न्यू, मतलब यूवी लाइट आके गिरेगा तो क्या होगा? दिस ओजोन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एटम प्लस 1 रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम। ये क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम। ये है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम। सो जो हमारा मॉलिक्यूल था वो आ गया। तो ये ऑक्सीजन एटम जो रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम है, ये क्या होगा? यहां से आप लोगों को क्या लग रहा है कि यूवी लाइट आके तो मेरा ओजोन लेयर को डीके कर दे रहा है, मतलब खत्म कर दे रहा है? नहीं, वैसा नहीं हो रहा। मतलब यूवी लाइट, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो हमारा ओजोन लेयर है, ये है हमारा अर्थ। अच्छे से समझे मैं क्या बोल रहा हूं। ये है ओजोन लेयर, ये है ओजोन लेयर। तो जब यूवी लाइट आ रहा है, जब यूवी लाइट आ रहा है, यूवी लाइट आ रहा है, सो यहां पर आ रहा है, तो यूवी लाइट क्या कर रहा है? इस ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद इसका पावर खत्म हो जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो जब यूवी लाइट इसमें रिकम्बाइन कर जाएगा तो हमारा यूवी लाइट इधर से पास नहीं कर पाएगा, अर्थ सरफेस में नहीं आएगा। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम है और एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से ओजोन क्रिएट कर देगा। तो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब यूवी लाइट आके
यूवी लाइट है कि ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम है वो और एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, फिर से ओजोन क्रिएट कर देगा। तो दिस इज ए टू एंड फ्रो प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। सो ऐसे हमारा जो अर्थ बना है कि हमारा ओजोन लेयर जैसे हमारा डीके हो रहा है यूवी लाइट से, फिर हमारा उसी से क्रिएट हो जा रहा है। तो ये हमारा ठीक था, तो ये लेयर हमारा ओजोन लेयर यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ राइज हुआ, प्रॉब्लम राइज हुआ, ये तो ठीक प्रोसेस था, ये प्रोसेस एकदम ठीक था और ओजोन लेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर के अलावा हमारे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तब राइज हुआ जब देखा गया कि ओजोन लेयर में थोड़ा डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया। डिप्लेशन मतलब एक ओजोन होल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ये था ओजोन लेयर का कहानी, ओजोन कैसे बनता है, ओजोन लेयर का बात क्या है। तो ये था नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया, उसका थिकनेस कम हो गया। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे ओजोन होल के बारे में। किसके बारे में? ओजोन होल। और ओजोन होल मतलब आप समझ लीजिए, ओजोन होल मतलब एक पर्टिकुलर कोई होल नहीं है, किसी जगह में पर्टिकुलर कोई होल नहीं है। ओजोन होल एक मेटाफोरिकल टर्म है जिसका मतलब है ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला हो जा रहा है। ओजोन लेयर का जो थिकनेस अगर इतना थिकनेस था वो पतला होकर इतना हो जा रहा है, मतलब डिप्लेशन इन ओजोन लेयर है। ओजोन होल मतलब कई जगह में छेद हो गया ओजोन का, ऐसा नहीं है। ओजोन होल डिप्लेशन या ओजोन होल का मतलब है ओजोन लेयर धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, मतलब उसका थिकनेस कमता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, उसका लेयर आस्ते आस्ते पतला होता जा रहा है, इसका मतलब है ओजोन होल। तो इसका जो स्टोरी है, सबसे पहले साल था 1982। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है जोसेफ फारमैन। ये साइंटिस्ट थे, ये एंटार्क्टिका में कुछ अपना स्टडी कर रहे थे। ये कहाँ पर स्टडी कर रहे थे? एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में ये स्टडी कर रहे थे। एंटार्क्टिका कहाँ है? ये है हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। एंटार्क्टिका लाई करता है इस जगह में, साउथ पोल में लाई करता है। सो जोसेफ फारमैन साइंटिस्ट जो थे वो एंटार्क्टिका में कुछ अपना स्टडी कर रहे थे। उन्होंने स्टडी करते टाइम देखा कि उनके ओजोन लेयर का जो कैलकुलेशन है उसमें धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। मतलब उन्होंने पहले स्टडी किया था, फिर एक साल बाद फिर से आकर स्टडी किया, फिर तीसरे साल फिर स्टडी किया, फिर देख रहा था कि ओजोन लेयर का जो ओजोन का जो कंसंट्रेशन था, ओजोन का कंसंट्रेशन था ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ओजोन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज। तो सर जोसेफ फारमैन ने ऑब्जर्व किया अगर ओजोन का कंसंट्रेशन इतने मात्रा में ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इसका रीजन क्या है। फिर वो अपना इस रिपोर्ट लेके नासा के पास जाके पहुंचे। कहां पर? नासा में, अमेरिका के नासा के पास ले जाकर सर जोसेफ फारमैन पहुंचे और उन्होंने अपना जो रिजल्ट्स उन्होंने कैलकुलेशन करके निकाला था एंटार्क्टिका में, वो उन्होंने नासा को दिखाया। फिर नासा ने अपने सैटेलाइट से और अपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जोसेफ फारमैन का रिजल्ट एकदम एक्यूरेट था। और फिर क्या हुआ, एक वर्ल्ड इमरजेंसी क्रिएट हो गया कि ओजोन लेयर अगर ऐसा रेट में डिके करता रहा तो कुछ सालों बाद ओजोन लेयर पूरी अर्थ से चल जाएगा। और ओजोन लेयर पूरी अगर अर्थ से वैनिश हो गया तो अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो अर्थ में डायरेक्ट हार्मफुल यूवी रेज अगर आके पहुंच गया तो क्या होगा, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब स्टडी किया गया कि ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट कर रहा है, कौन सा रीजन है डिप्लीट कर रहा है। तब देखा गया द मेन element responsible for ozone layer depletion is CFC, that is chlorofluorocarbon. The main element responsible for CFC is chlorofluorocarbon। और उस टाइम CFC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, क्योंकि जितना भी कूलेंट मतलब रेफ्रिजरेटर, उसके बाद आपका AC, एयर कूलर, जितना भी कूलेंट्स उसमें सिर्फ एक ही गैस यूज होता था जो था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जितना भी कूलेंट्स था उसमें से क्या गैस निकलता था, CFC निकलता था। और क्योंकि CFC नॉन रिएक्टिव था अर्थ सरफेस में, तो तब के जो कंपनियां थे सब कंपनी ये यूज करते CFC गैस। लेकिन देखा गया कि CFC गैस के वजह से ही ओजोन होल डिप्लीट कर रहा है। क्यों हो रहा है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। सिर्फ जान लीजिए CFC कहाँ यूज होता था, यूज होता था कूलेंट फॉर रेफ्रिजरेटर, AC एंड एयर कूलर। अब क्यों होता है अभी हम लोग को स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा मेजर स्टेप लिया कि हमारा इसका बैन करना चाहिए, सब स्टोरी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किस किस चीज से बना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब दिस C स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, दिस फॉर फ्लोरीन एंड दिस फॉर कार्बन। सो
तीन एलिमेंट्स मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है। और हमारा जो एलिमेंट है क्लोरीन, ये क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या रिएक्शन होता है, देखिए क्या रिएक्शन होता है ओजोन लेयर में। हमारा एक क्लोरीन का जो एटम है, वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ओजोन के साथ। रिएक्ट होकर क्या होता है, क्लोरीन और ओजोन रिएक्ट होकर बनता है ClO प्लस O2, मतलब ClO बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए एक ओजोन को उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन इधर रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। ये ClO फिर रिएक्ट करता है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ। हमारा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो हमारा क्या हुआ था, देखिए ओजोन प्लस HNO के साथ क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा O2 प्लस रिएक्टिव ऑक्सीजन निकला था। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके ओजोन लेयर बनता था। थोड़ी देर पहले हमें ये रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। लेकिन इस रिएक्टिव ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से पहले ही ये ClO ले लेता था, फिर क्या होता था Cl प्लस O2 बन जाता था। तो देखिए दो टाइप का इधर गलतियां हुआ, मतलब दो टाइप का इधर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि ओजोन को भी ब्रेक कर रहा है और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर फिर ऑक्सीजन हो रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम के ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन उधर तो ऑक्सीजन का कुछ फंक्शन नहीं, उधर हमें क्या चाहिए, उधर हमें ओजोन चाहिए। तो देखा गया स्टडीज में देखा गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CFC कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। मतलब एक CFC का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों, देख ही पा रहे हैं, एक क्लोरीन ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करके ClO और ऑक्सीजन में हमारा ट्रांसफर करके ब्रेक कर दिया। फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन था वो कंबाइन होके क्लोरीन और ऑक्सीजन में बन गया। मतलब ओजोन इधर फॉर्मेशन ही करने नहीं दे रहा है। और ये रिएक्शन, ये क्लोरीन, यहाँ पे हमें और एक चीज जानना पड़ेगा, ये क्लोरीन इतना ब्रेक कर पा रहे क्योंकि क्लोरीन हियर एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट हिसाब में काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए क्लोरीन और भी फास्ट रिएक्ट करता है। मतलब एक क्लोरीन एटम बहुत स्पीडली हमारा पूरा एक चीज को डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज हाउ CFC डिस्ट्रॉयज आवर ओजोन लेयर। ये था रिएक्शन। तो साइंटिस्ट इससे बहुत डर गए। और इसके साथ ही साथ और एक गैस भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन में, वो है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ये उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट रिस्पॉन्सिबल है, 10 to 20% रिस्पॉन्सिबल है। और एक तो गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है, N2O। ये कहां से निकलता है, ऑटो व्हीकल एमिशन। मतलब गाड़ियां चलने के बाद जो गैस निकलता है उसमें से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या होता है, देखिए जब नाइट्रस ऑक्साइड को यूवी लाइट पेनिट्रेट करता है, जब यूवी लाइट में आते एक्साइट करता है, ये हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जब यूवी लाइट के आता है तो क्या हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या होता है, नाइट्रोजन क्रिएट होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इस ओजोन मॉलिक्यूल को नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो यहां पर भी देखिए जैसे क्लोरीन ब्रेक कर रहा था, वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारा ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके फिर से एक ऑक्सीजन एटम क्रिएट कर रहा है। मतलब CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये दोनों गैस हमारे जो ओजोन का मॉलिक्यूल था, ओजोन का मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो ओजोन लेयर था धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, क्योंकि ओजोन का तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम रहा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे उस लेयर में तो ऑक्सीजन नहीं लगेगा, उधर तो कोई लिविंग बींग्स नहीं है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर ये है अर्थ सरफेस,
ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में कुछ लिविंग बींग्स नहीं, उधर से प्लेन उड़ता है, जेट प्लेन एरोप्लेन सब स्ट्रेटोस्फियर में उठता है, जाए क्लाउड्स के ऊपर तो कोई लिविंग बींग्स नहीं रहेगा, उधर तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं, उधर ओजोन का जरूरत है, लेकिन ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम रहा है। तो साइंटिस्ट बहुत डर गए कि इस लेवल में अगर ओजोन लेयर डिप्लीट करता रहा, आज से 50-100 सालों में ओजोन लेयर पूरा एकदम अर्थ के सरफेस से डिप्लीट होता रहेगा। सबसे पहले कहाँ देखा गया ओजोन लेयर डिप्लीशन? देखा गया सबसे पहले एंटार्क्टिका में देखा गया, क्योंकि इधर से जोसेफ फार्मर स्टडी कर रहे थे और देखा भी गया उधर ही सबसे पहले हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन ऐसे अगर रेट में चलता रहा तो एंटार्क्टिका से स्टार्ट होकर पूरा अर्थ में फैल जाएगा। फिर एंटार्क्टिका के बाद कहाँ देखा गया? आर्कटिक सर्कल में देखा गया। नेक्स्ट इसके बाद देखा गया ओजोन होल कहाँ? आर्कटिक सर्कल के अंदर। तो ऑल ओवर के साइंटिस्ट डर गए, वो सरकार वेरियस देशों के सरकार के पास जाके रिपोर्ट शो करने लगे। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन किया। ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रीटी है। सन 1987 इन द ईयर 1987 एक ट्रीटी साइन किया गया। एक ट्रीटी वाज साइंड बाय ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू बैन द यूज ऑफ CFC। पूरे देश के हर कंट्री मिलके CFC का यूज को क्या किया? बैन किया गया। फिर देखा गया कि CFC बैन होने के बाद धीरे धीरे ओजोन लेयर में उसका थिकनेस बढ़ रहा है। तो CFC बंद करके कौन सा गैस यूज किया गया? वो है CFC का यूज करके हाइड्रोकार्बन यूज किया गया। हाइड्रोकार्बन बोला CFC का यूज को बंद करके हाइड्रोकार्बन भी एक कूलेंट है, तो हाइड्रोकार्बन को यूज करो। सो हाइड्रोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कूलेंट। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने कंट्रीज थे सबने साइन किया इस ट्रीटी में 1987 में, जो इफेक्ट में आया 1989 में। मतलब 2 साल लगा इसको इफेक्ट करने में। मतलब ट्रीटी तो साइन हो गया, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री में जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने पहले से अपना इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया था, वो लोग तो एक चांस में बंद नहीं किया। बहुत सारे लॉ हुआ, बहुत सारा ऑर्डर हुआ, बहुत झमेला भी हुआ था उस टाइम में। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मतलब कैओस मच गया था कि सब ने 2 साल लगाया इस ट्रीटी को एक्टिव करने के लिए। तो 1987 में ट्रीटी साइन हुआ, वो जाके इफेक्ट हुआ 1989 में। तो वहां पर क्या हमारा का फिक्स्ड हुआ कि CFC का यूज पूरी बैंड होना चाहिए और उसका एक ऑल्टरनेट गैस है हाइड्रोकार्बन, उसको यूज करो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखा गया देखिए कितने साल बाद 1989 में हमारा ये चीज शुरू हुआ। तो उसके बाद इतने साल बाद 2023 में अगर हम लोग बोले, अभी तो हमारा 2023 है 2023, अभी देखा जा रहा है कि हमारा ओजोन लेयर बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। इतना साल से तो डिप्लेशन हुआ, इतने सालों से डिप्लेशन हुआ, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और साइंटिस्ट का मानना है इन द नेक्स्ट 40 to 50 years ऑल ओजोन लेयर विल बी रिस्टोर्ड मतलब उसका थिकनेस पूरी कवर हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ओजोन लेयर जो डिप्लीट हुआ था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे उसका अपना नेचुरल जो थिकनेस था उसमें आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री अगर मिलकर किसी कॉज के लिए फाइट करे तो हम लोग किसी भी तरह के कैलामिटी से जल्दी बच सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग यही तक रखते हैं। आई होप सो ओजोन लेयर का पूरा मिस्ट्री आप लोग समझ गए। ओजोन होल क्या चीज है, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, ओजोन होल कैसे क्रिएट होता है। ओजोन होल एक्चुअली कोई होल नहीं है, उसका थिकनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आई होप सो अगर फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट रह गया आप लोगों को, मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और गुड बाय।